देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, क्या कहलाता है वो बोलो? रिवर्स ऑस्मोसिस। डिसैलिनेशन, नमक से सेपरेट करना सी वाटर को। व्हाट इज द रिमूवल ऑफ सॉल्ट, ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। नमक को हटाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का काम किया जाता है, ठीक है। अब सुनिएगा एक और चीज, छोटे छोटे टर्म्स से ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे मान के चलो, ये फिर से मैं रेजिन वाला एग्जांपल ले लेता हूँ और इसको लेटर सपोज फ्लूइड से फिल कर दिया। बाहर में डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है? बाहर वाला ये क्या है, ब्लू वाला? डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड? कंसंट्रेशन कम या ज्यादा? कंसंट्रेशन कम। और नीचे अंदर वाला क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है, बोलो हाँ या ना। कंसंट्रेटेड है तो भैया कंसंट्रेशन ज्यादा या कम? और इसको हम लोग, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो लिक्विड का फ्लो यहां से यहां हो ही रहा है, पता ही, ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है। याद रखना, कंसंट्रेटेड के टर्म में, इसके रिस्पेक्ट में इसको हम लोग बच्चे कहेंगे हाइपोटोनिक। क्या कहते हैं बोलो? हाइपोटोनिक। किसके रिस्पेक्ट में, किसको? कंसंट्रेटेड के रिस्पेक्ट में डाइल्यूट को हाइपोटोनिक कहा जाता है, और कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट के रिस्पेक्ट में हाइपरटोनिक कहते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? दोनों इंटर रिलेटेड सॉल्यूशंस है। अब इससे भी कोई ज्यादा कंसंट्रेटेड वाला पहुंच गया तो वो उसके रिस्पेक्ट में हाइपो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हाइपर। तो इसका रिस्पेक्टिव कौन देखा जाता है कि इसके रिस्पेक्ट में अगर ये कंसंट्रेटेड है तो जो कंसंट्रेटेड है वो हाइपरटोनिक है, और जो लेस कंसंट्रेटेड है या फिर जो डाइल्यूट है वो क्या है? बताओ, समझ में आ गया? तो वाटर यहाँ हाइपोटोनिक है, और अंदर में जो शुगर सिरप है वो क्या है, जल्दी बताइए? हाइपरटोनिक। ये अंदर में जो शुगर सिरप है, तो इसको क्या कहते हैं, जल्दी बोलो यहाँ से? हाइपरटोनिक। और जो यहाँ पे फ्लूइड मतलब वाटर है, उसको क्या कहते हैं, बोलो? हाइपोटोनिक। तो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक समझ में आया? रिवर्स ऑस्मोसिस क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। अब चलिए, अगर दो सॉल्यूशन ऐसा ले लिया जाए जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, दो सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जल्दी बताइए? सेम है। मान के चलो यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया और इधर भी सॉल्यूशन ले लिया। मान लीजिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 था और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जल्दी बताओ? पाई 2। ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया होगा? वो मिनिमम प्रेशर जिसके अंदर लिक्विड का फ्लो स्टैग्नेट कर जाए, इसको कौन सा प्रेशर, जल्दी बताओ? अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, इसको हम लोग कहते हैं बच्चे, दिस इज कॉल्ड एज अ, अगर ये दोनों सेम है, दोनों सिमिलर है, अगर ये दोनों सेम हो गया, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है बोलो? आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक समझ में आ गया? तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम या डिफरेंट? सेम। अभी पाई का फॉर्मूला निकाला, क्या निकला बोलो? R into C into T. R is a gas constant, C is a concentration and T is what, जल्दी बताइए? टेम्परेचर। तो R की जगह R लिखो, C1 लिखो, और यहाँ क्या लिखो? T1। यहाँ लिखो R लिखो, C2 लिखो, और क्या लिखो? T2। Here comes the एक एक्सप्रेशन। आया समझ में? अब R दोनों साइड सेम है या डिफरेंट है? सेम है, तो क्या आ जाएगा बोलो? C1 T1 इज इक्वल टू C2 T2। दैट इज कॉल्ड एज, इसको कहेंगे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जल्दी बताइए? सेम या डिफरेंट? सेम। दैट इज द बेसिक थिंग। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे टर्म्स इससे रिलेटेड समझ में आए होंगे। चलिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अब समझने वाले हैं हम लोग, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ, दैट इज कॉल्ड एज अ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत अच्छे से समझिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? एबनॉर्मल क्यों कह रहे हैं, समझो। अभी तक तुमको जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में बात कर, दिमाग में बाय डिफॉल्ट एक चीज आता है कि कोई चीज ऐसा मिला दो जो पूर्णतः मिल जाए पानी के अंदर। ऐसा मान लो कि नमक पानी पहले आ जाता है, चीनी पानी आ जाता है सबसे पहले दिमाग के अंदर, तो वैसा फील कर लेते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूट है जो पूरी तरीके से पानी के अंदर मिल रहा है। बट सोच के बताइए, क्या ये नेसेसरी कंडीशन है
कि हर हाल में कोई सॉल्यूट पूर्णतः जाके पानी के अंदर मिल जाएगा? नॉट नेसेसरीली। बोलो यार ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई थोड़ा बहुत मिले, 50% मिले, 50% ना मिले। ये हो सकता है 70% मिले, 30% ना मिले। 90% मिले, 10% ना मिले। और ऐसे भी हो सकता है जो 20% मिले, 80% वैसे ही रह जाए। तो जो रह जाएगा वो नीचे जाके बैठ जाएगा। बोलो हाँ या ना? दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ प्रेसिपिटेशन। क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन। तो बताओ कुछ ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर गए तो सही, बट पूरी तरीके से वो सॉल्युबल नहीं थे। ठीक ना? तो मान के चलो तुमने कुछ ऐसे सॉल्यूट के पार्टिकल्स को डाला जो कि पार्शियली सॉल्युबल था। कैसा सॉल्युबल था? अगर वो पार्शियली सॉल्युबल है, तो सोच के बताना, वो नीचे जाके इस तरीके से ये सारा का सारा सॉल्यूट बैठ जाएगा? बैठ जाएगा? किस फॉर्म में बैठ जाएगा जल्दी बताओ यहाँ से? इट फॉर्म प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में जाते? प्रेसिपिटेट के फॉर्म। किस फॉर्म में बैठ जाएगा? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। बैठ गया? तो हम लोग कहेंगे इट इज नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल। इट इज व्हाट जल्दी बताइए? नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल। ये कैसा सॉल्युबल है? पार्शियली सॉल्युबल। और ऐसे सॉल्ट को हम लोग कहते हैं, अगर जो सॉल्ट ऐसे करके इनकम्प्लीटली सॉल्युबल होता है, ऐसा मानो तुमने 1 केजी पानी के अंदर अगर तुमने 100 ग्राम चीनी डाला, तो तुमने जैसे उसको चम्मच को स्टीयर किया तो पूरा चीनी मिल गया। चीनी तो मिल गया पूरा। बट अगर तुमने इस तरीके से एसिड को ऐसा सॉल्ट ले लिया, जैसे अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, उसको मिलाने की कोशिश करें, पता चलेगा 20%, 100 ग्राम में 20 ग्राम बैठा हुआ 80 ग्राम मिल गया। तो आप कैसे कहेंगे? अब जो चीज जितना ग्राम मिलता है उसको कैसे डिसाइड करते हैं? ऐसे सॉल्यूशन के लिए हम लोग को निकालना पड़ता है बच्चे, एक टर्म दैट इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बोलो क्या निकालना पड़ता है? डिसोसिएशन। बहुत सिंपल है, समझना अच्छे से। जैसे मैंने कहा, मान के चलो 100 ग्राम नमक को 1 लीटर पानी में मिलाया जा रहा है, समझ लिया। अब नमक इज स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। तो ना स्ट्रॉन्ग सॉल्ट किसको कहते हैं, समझना है ऐसे। मैंने जैसे लिया आपको NaCl प्लस वाटर को, ठीक है? कहेंगे NaCl और वाटर, जग जाहिर है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। इसका अल्फा का वैल्यू 100% होता है। अब परसेंट का मतलब कैसे लिखोगे बोलो? परसेंट मतलब 1/100। बोलो यार ये सुनो, 100/100 कितना आ जाएगा? 1। तो इसका अल्फा का वैल्यू कितने के बराबर? इसका मतलब है ये कंप्लीटली सॉल्युबल है। कैसा सॉल्युबल है बोलो? कंप्लीटली सॉल्युबल। पूरी तरीके से सॉल्युबल है। और जो पूरी तरीके से सॉल्युबल होता है उसको हम लोग कहते हैं, वो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट कहलाता है? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को पहचानने का तरीका ही ये होता है कि वो पूरी तरीके से पानी में मिल जाए। ठीक है? अब कुछ ऐसे भी चीज होंगे जो पूरी तरीके से मिलेंगे नहीं। मान लो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने एग्जाम्पल में ले लिया NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये अगर मिलाओगे तो मान लेते हैं ये कोई से क्वालिटी का है, और अल्फा इज इक्वल टू इसका वैल्यू आ रहा है 80%। कितना परसेंट जल्दी बताए? 80% निकालोगे 2/100, दैट इज इक्वल टू 0.8। कितना आ जाएगा? आया ना? मतलब अगर तुम 100 ग्राम डाले तो 80 ग्राम डाला, 20 ग्राम बैठ गया नीचे जाके। तो कहेंगे इट इज इनकम्प्लीटली सॉल्युबल, या इनकम्प्लीटली सॉल्युबल, या फिर पार्शियली सॉल्युबल। ज्यादा अच्छा लिखो पार्शियली सॉल्युबल। क्या लिखोगे बोलो? पार्शियली सॉल्युबल। और पार्शियली सॉल्युबल जो चीज होता है उसके लिए अल्फा का डेटा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? और अल्फा कितना परसेंट इसका है जल्दी बताए ऐसे? मात्र 0.8 आया। कितना आया बताए? 0.8 आया। और ऐसे सॉल्ट को हम लोग कौन सा सॉल्ट कहेंगे? वीक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट कहेंगे? तो यहाँ समझ में आया? तो हम लोगों ने अब ये एक नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों लिखा है आपने? ये सब तो हो गया इधर वाला, ये सब हो गया ना? तो अगर ये चीज हो गया तो एक बात बताइए, ये सारी बातें हैं तो इसका यहाँ पे क्या यूज केस है? तो कहा गया क्या कि अगर ऐसे कोई जो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, तो उसके लिए कॉलिगेटिव आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए क्या सजेस्ट किया गया? एक फैक्टर बनाया गया जिसके मदद से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट करते हैं। तो समझना है यहाँ से। अब हम नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आइए समझते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तब कैसे निकालेंगे। ये अभी तक वो बातें चल रही थी यहाँ तक कि कोई चीज कंप्लीटली सॉल्युबल है, ठीक है? अगर ना हो तो क्या करेंगे? उसके लिए एक टर्म बताया गया, दैट इज कॉल्ड एज अ वेंट ऑफ फैक्टर। बोलो मेरे साथ, क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? वेंट ऑफ फैक्टर। और इट्स गिवन बाय आई टर्म। कौन से टर्म से? आई से। चलिए, हमारे पास कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? 4। कौन कौन सी थी पहले? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक्सप्रेशन आया था डेल्टा टीवी इज इक्वल टू
Kb मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी, बोलो हाँ या ना। सेकेंड क्या निकला था बोलो, डेल्टा Tf इज इक्वल टू Kf इंटू मोलैलिटी। थर्ड क्या निकला था बोलो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट, बोलो हाँ या ना, इज इक्वल टू जेटा टू, बोलो हाँ या ना। ये आया था ना मोलैलिटी। अब उसके बाद लास्ट कौन सा था बोलो सब कोई, अभी निकाला, दैट इज रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ये था ना। पाई इज इक्वल टू क्या निकला था बोलो, सी इंटू आर इंटू टी। यहाँ तक कोई दिक्कत। बोला अगर कभी भी आपको ऐसे सॉल्ट्स का अगर निकालना पड़े जो कि कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं है, तो आपको एक टर्म निकालना पड़ेगा वेंटो फैक्टर, और उस वेंटो फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उन्हीं कॉलिगेटिव प्रोपर्टीज। जैसे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोलो, आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये रिजल्ट आएगा आपको। बोला अच्छा आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आई कैसे निकाले, क्या निकाले, आई कैसे कैलकुलेट करें, बोलो यार यस और नो। अब समझना कहानी, आई कैसे कैलकुलेट करें। आई निकालने के लिए सबसे पहले अल्फा आना चाहिए, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कैसे निकालते सब बता रहे हैं आपको, पहले ये क्लियर हुआ सभी को आई से। तो आई का मतलब क्या होता है, आई कैसे डिफाइन कर, आई इज बेसिकली, सोच के बताओ, आई इस कैसे हम डिफाइन करते हैं। ये जो सॉल्ट्स है जो कि कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, तो इसको कैसे डिटरमिन करेंगे, इसमें लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स of solute after dissociation oblique association divided by total number of particles of solute before dissociation oblique association। मतलब क्या है, बहुत सिंपल है, कितने पार्टिकल्स डिसोसिएट होके एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद आए। अब ये एसोसिएशन डिसोसिएशन का क्या गेम है, कुछ ऐसे भी सॉल्यूट होते हैं जो अपने आप में डायमराइज कर जाते हैं, मिल जाते हैं वो। मतलब तुम डाले, मान के चलो ऐसा समझना, तुम डाले थे ऊपर, तुम देखिए कि 100 क्रिस्टल्स, ऐसा मानो 100 क्रिस्टल्स है किसी सॉल्यूट के, मतलब उसके गोल गोल दाना है, तो 100 गिन के तुमने एक लीटर पानी के अंदर तुम उसके अंदर डालते हो, देखते हो वो दो दो जाके आपस में चिपक गया, और चिपक के एक बड़ा सा गोला बना लिया, ऐसे 100 थे। ऐसा मानो कि ऐसा मानो, आप लोगों ने देखा होगा वो, आपने उस साबूदाना देखा है, साबूदाना गोल गोल होता है, तो 100 साबूदाना, साबूदाना को ले लिया आपने, 100 उसके पार्टिकल्स ले लिए, और उसको तुमने पानी के अंदर डाला। जब तुम कुछ देर के बाद ऑब्जर्व करते हो, देखते हो तुमको 50 नजर आ रहा है, और सबका साइज जगह एक बढ़ गया। तो हुआ क्या है, दो दो मिल के एक बड़ा गोला बनाते जा रहा है, समझ में आ रहा है, दो दो मिलके क्या बना बड़ा, तो उसको कहते हैं एसोसिएशन। क्या कहते हैं उसको, तुम 100 डाले, तुमको कुछ देर के बाद 200 नजर आने लगा, डिसोसिएशन। समझ में आया। तो कितने पार्टिकल्स एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद दिखाई दिए, और कितने पहले से प्रेजेंट है। तो मान के चलो साबूदाना का ही केस ले लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि पहले हमेशा कितना होगा 100, अगर डिसोसिएशन का केस लिए तो 100 से क्या हो जाएगा 200, तो 200 बाई 100 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। और अगर एसोसिएशन का केस हुआ तो 100 से घट के कितना हो गया 50, तो 50 नीचे तो 100 ही होगा, 50 बाई 100 कितना आ जाएगा 1/2। घटा या बढ़ा, समझ में आ रही है बातें। तुमने कितने दाने डाले थे, तो बाद में कितने नजर आने लगे, अगर एसोसिएशन का केस है तो 50। तो आफ्टर कह रहा है ना, तो आफ्टर कितने नजर आ रहे हैं 50, पहले से कितने थे 100, 50 बाई 100 1/2। और अगर डिसोसिएट कर रहा है तो, समझ में आया। तो एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं, चलो एग्जांपल लेंगे हम लोग। एग्जांपल इज बेसिकली, सुनो सब कोई, सॉल्यूट पार्टिकल्स को ले रहे हैं हम लोग, पार्टिकल्स, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल्स, अगर केस एसोसिएशन का है, किसका है जल्दी बताइए, एसोसिएशन का है, समझना बात को। इनिशियल है और ये फाइनल है। इनिशियली कितना लिया था आपने जल्दी बताओ 100, एसोसिएशन का कितना मिलेगा फाइनल, मिला। आई का वैल्यू आपको कहेगा तो क्या कह रहा है बोलो तो, यहाँ आफ्टर लिखा है या बिफोर लिखा हुआ है, आफ्टर मतलब एसोसिएट करने के बाद कितना बचा बोलो 50, और पहले से कितना था 100, कितना आया बोलो 1/2 आया क्या। और यही एग्जांपल अगर मुझे डिसोसिएशन सॉल्यूट पार्टिकल अगर डिसोसिएशन का लिया जाए तो, डिसोसिएशन में क्या होगा, पहले ये इनिशियल और ये क्या चीज फाइनल, पहले कितना था अब कितना
200, तो आई का वैल्यू बोलो बोलो बोलो, 200 बाय 100 कितना आ जाएगा? आया क्या? तो क्या कह सकते हैं डिसोसिएशन में, डिसोसिएशन में ये ग्रेटर देन वन आया, और एसोसिएशन में ये 1/2 इज लेस देन वन और ग्रेटर देन वन। तो एसोसिएशन का केस होगा तो आई इज लेस देन वन, और डिसोसिएशन का केस होगा आई इज ग्रेटर देन वन। और जो भी आई आएगा उसको उठा के यहाँ पे रख देना, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? तो कुछ नहीं करना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको आई से बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब बताओ इसका कैसे हम भैया फॉर्मूला पता करें कि एक्चुअली इसका क्या होता है। तो सुनो इसका बेसिक्स कहाँ से जानेंगे। पहले तो ये हो गया पाई का वैल्यू डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए अल्फा का क्या यूज होगा। तो अगर डिसोसिएशन का केस है, किसका केस है जल्दी बताओ, डिसोसिएशन। अगर पार्टिकल्स टूट रहा है, अभी एग्जामिनेबल बहुत सारा करेंगे अपने आप, ये इजी बन जाएगा, नॉट बिग डील, करना बहुत आसान है। देखो अगर डिसोसिएशन का केस है, तो डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, कोई चीज अगर मान के चलो ऐसे करके ए था, ऐसे करके मान लेंगे, वह पार्टिकल अपने छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूट जाता है, तो उसका कैसे आंसर लिखेंगे। मान के चलो अगर हमको कोई पार्टिकल ए था और वो ए एन था और ब्रेक होके एन ए बन गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, फील करना बात को। ए एन का मतलब एन पार्टिकल्स एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। एन ए का मतलब उतने ही पार्टिकल्स बट टूट के अलग अलग हो गए। समझ में आई बात है। ऐसा मानो एक बैग है, बैग के अंदर 10 कपड़े रखे हुए हैं, तो हम बोलेंगे इस बैग में 10 कपड़े हैं। मैं उसी 10 कपड़े को फैला दूं तो 10 अलग अलग कपड़े हो गए, कपड़े का नंबर तो चेंज नहीं हुआ। भाई 10 कपड़ों का गांठ बना के एक बैग में डाल दो तो कह सकते हैं 10 कपड़े, बट वो एक साथ है ना, बोला हाँ या ना, और उसको तोड़ दो तो तब की 10 ही होंगे बट वो अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आया। तो ये जो पार्टिकल्स जो जुड़े हुए थे वो टूट गए, ओके। अगर ये टूट गया, एग्जाम्पल हम लोग सबका लेंगे, तो अगर ये टूट गया तो क्या बोलेंगे बोलो। तो डिसोसिएशन, डिसोसिएशन या एसोसिएशन, डिसोसिएशन। याद रखने का तरीका, आई अगर निकालना है तो आपको आएगा 1 - अल्फा, अल्फा का डेटा सवाल में गिवन होगा, इज इक्वल्स टू एन इंटू अल्फा। हियर इज द फॉर्मूला ऑफ आई एंड अल्फा का रिलेशन। और किसके लिए जल्दी बताइए, डिसोसिएशन। और अगर आपको एसोसिएशन आ जाए, कौन सा आ जाएगा, एसोसिएशन। एसोसिएशन में उल्टा नहीं हुआ क्या, एन ए पार्टिकल्स क्या बन जाएगा, ए एन। एन ए पार्टिकल्स क्या बन जाएगा, ए एन। 10 अलग अलग बिखरे हुए कपड़ों को एक साथ गठरी बना के एक जगह रख दिया, उल्टा हो गया। अब इसको करोगे तो क्या करोगे, आई बराबर 1 - अल्फा तक सेम रहेगा, बस यहाँ पे अल्फा बटा एन कर दे, और वहां से 1/अल्फा। आया समझ में। अब ये कैसे यूज होगा नहीं होगा, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। दिस इज अबाउट क्या कि अगर कोई पार्टिकल कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं है, कोई सॉल्यूट कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं है, तो उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए आपको हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और आई को हम लोग कहते हैं वेंटो फैक्टर। वेंटो फैक्टर निकालने का तरीका ये, ठीक ना। अब सवाल करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिफाई होगा। और कुछ नहीं करना है, जो भी फॉर्मूला था उसमें आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और अगर एसोसिएशन एसोसिएशन का केस आपको दे रखा है और सवाल में अल्फा गिवन है, तो आप इस तरीके से डिसोसिएशन में निकालेंगे और इस तरीके से एसोसिएशन में निकालेंगे, निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाए। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, फिलहाल कीजिए कॉपी, अब सवाल के थ्रू इसको करेंगे।
हो गया? क्लियर है? चलिए आई पे कुछ और चर्चा करें। इसका एक और फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड एज अ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये भी लिखेंगे सभी को। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू द नॉर्मल मॉलिक्यूलर, सॉरी, ऊपर नॉर्मल करना, नीचे एबनॉर्मल, सॉरी फॉर दैट। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। आइए थोड़ा समझते हैं इसको कैसे आया। पहले आते हैं एग्जांपल लेते हैं डिसोसिएशन का। करें? चलो डिसोसिएशन कैसे हुआ, बहुत सिंपल है, देखो यार। अगर मैं मानता कि आपको डिसोसिएशन का कैसे दे रखा है, अभी इसको हटा दो। an इज इक्वल टू गिव एस एन ए, ब्रेक हो गया। मान लो किसी t इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन लेवल 1 था। कितना था? 1। समझिएगा, 1 मतलब 1 मोलैरिटी इसका था। 1 मोलैरिटी मतलब 1 मोल पर लीटर, ऐसा मान लो। तो शुरुआती दौर में प्रोडक्ट थोड़ी ना बनता है। अब इस t इज इक्वल टू टी पे इनमें से कुछ अल्फा चीज डिसोसिएट कर गया। अल्फा चीज डिसोसिएट कर गया, अभी कुछ देर पहले समझाया था। ये ये अल्फा का तरीका तभी ना आप अपनाते हैं जब कोई चीज पार्शियली सॉल्युबल होता है। मान के चलो तुमने इसका इसका मान के चलो तुमने ऐसा करके मान लो 1 मोल सॉल्वेंट लिया था या सॉल्यूट लिया था।
तो ये 1 मोल में से 80% ही टूटा। तो अल्फा इज 80% जो टूटा वही सॉल्यूशन बनाएगा ना, बाकी बचा हुआ तो नीचे बैठ जाएगा। इसीलिए 1 में से कितना माइनस कर दिया अल्फा। अल्फा इज 80%, याद करो 0.8 आया था, तो 1 में से 0.8 चला गया तो बचा कितना 0.2, वही नीचे बैठ जाएगा। और जो टूटा वही ना पानी में मिलेगा, तो मिलेगा कितना, तो 1 में से अल्फा गया तो बनेगा एन अल्फा। कितना बनेगा, इसमें से जितना टूटेगा उतना ही ये बनेगा। फिर से सारे बच्चे, इसमें से जितना ये टूटेगा उतना ही ये बनेगा। तो एन क्यों आ गया भैया, इसके एक मोल से इसका एन मोल बन रहा है, इसके अल्फा से इसका एन अल्फा नहीं बनेगा। आया नहीं आया। Now what is the definition of I? I का definition कहता है total number of particles after dissociation and association. Dissociation and association के बाद कितने particles बचे बने, तो particles dissociation association के बाद यही है ना, कुछ प्रोडक्ट भी बन रहा होगा, सॉरी कुछ सॉल्यूशन में भी होगा और कुछ नीचे भी होगा। तो कैसे लगाएंगे आप, जल्दी बताओ कैसे टोटल निकालेंगे। टोटल निकालेंगे आप जैसे यहाँ से टोटल आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, तो ये कितना आ गया सबको यही ऐड कर लो। 1 माइनस अल्फा प्लस क्या लिखेंगे एन अल्फा, और ये कितना हो गया टोटल 1 प्लस 0 कर देंगे क्या, बोलो हाँ या ना, तो कितना आ जाएगा 1। तो ये आ गया आपका बिफोर वाला और ये क्या आ गया आफ्टर वाला, ये आ गया इनिशियल और ये क्या आ गया फाइनल। बोलो आया नहीं आया, तो बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन आफ्टर बाय बिफोर। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो व्हाट इज आफ्टर, दिस आफ्टर, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, भाई स्टार्टिंग में कितना था 1, तो आई का वैल्यू कितना आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस क्या आ गया बोलो एन अल्फा, इसीलिए फॉर्मूला लिखा हो। बोलो आया नहीं आया। अब एग्जांपल के थ्रू और समझा देते हैं कैसे कैसे आपको एन कैसे कंसीडर करना है, एन कैसे कंसीडर करना है। देखो यहाँ से जैसे कि आपने AgCl लिया, क्या लिया बोलो AgCl, सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट होता है, तो ये ब्रेक होगा Ag प्लस और Cl माइनस में, किसमें जल्दी बताओ Cl माइनस। कितने पार्टिकल्स में ये टूट गया बोलो, दो में टूट गया, तो एन का वैल्यू यहाँ पे लिखोगे आप 2, दैट्स इट। एन का वैल्यू कितना लिखोगे 2। और देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने आपसे ले लिया लेटर सपोज Na2SO4 सोडियम सल्फेट, कैसे ब्रेक होगा, ट्वाइस ऑफ Na प्लस प्लस SO4 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। कितने आयंस बने बोलो, कितने आयंस बने बोलो, 3 बने ना, 2 ये और 1 3, नहीं बने क्या, सोडियम के 2 है ना, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट्स इट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया आपसे AlCl3, कैसे ब्रेक होगा बोलो, Al प्लस 3 और थ्राइस ऑफ Cl माइनस, ये 1 और 1 3 4, दैट्स इट 4। एन का वैल्यू समझ में आ रहा है कैसे निकल, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। मैं तुमसे कह देता उसी तरीके से Al2SO4 होल 3, Al2SO4 क्या कह देता होल 3, इसको ब्रेक करोगे तो ट्वाइस ऑफ Al प्लस 3 प्लस 3 ऑफ SO4 -2, तो कितना ये बना 2, ये कितना बना 3, 2 और 3 कितने 5, दैट्स इट। एन कैसे निकाल रहे हैं समझ में आ रहा है। और अल्फा आपको सवाल में दिया होगा, अल्फा वो क्वेश्चन में गिवन होगा, अल्फा दे रखा हो, मान के चलो अल्फा 10% दिया होता, 10% का 0.1 आता, रख देते, इसी को कहते हैं डिसोसिएशन। क्या कहते हैं इसको, डिसोसिएशन। समझ में आया कैसे, एग्जाम्पल अप्लाई करेंगे अपने आप आंसर आएगा। प्रूफ करने कोई कहे तो ऐसे आ जाएगा, टोटल पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड बिफोर। इज द कंसेप्ट इज क्लियर, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। अच्छा, हमेशा इसके केस में डिसोसिएशन में बताया ही आई का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, ग्रेटर देन। ठीक है, अब चलिए आते हैं, अगर यही पार्टिकल एसोसिएट कर जाता, क्या कर जाता जल्दी बताइए, एसोसिएट। एसोसिएट का क्या फॉर्मूला करेंगे जल्दी बताओ सब कोई, एसोसिएट का क्या करोगे बच्चा बोलो यहाँ से, an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा an, या एसोसिएशन का या डिसोसिएशन का, एसोसिएशन का। अब देखो यहाँ से शुरुआती दौर में इसको ऐसे करके लिखेंगे t इज इक्वल टू 0 है तो ये 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0, t इज इक्वल टू t हो गया, 1 में से कुछ अल्फा गया तो ये अल्फा बाय n हो जाएगा ना, क्यों अल्फा बाय n हो जाएगा, अरे भैया ये Na था मिल के एक हो गया ना, उल्टा हो रहा है ना, यहाँ एक था तो बहुत हो गया, यहाँ बहुत सारा था तो एक हो गया, अल्फा बाय n हो जाएगा। पहले 10 अलग अलग लोग थे, अब यहाँ पे एक ही लोग बचे, बोलो हाँ या ना। जैसे होगा तो कैसे लिखेंगे बोलो इसको, 1 में से अल्फा गया तो अल्फा बाय n, फिर वही काम करेंगे। टोटल पार्टिकल्स कितने हैं बोलो सब कोई, 1 प्लस 0 दैट इज 1, अब कितने पार्टिकल्स हैं 1 माइनस अल्फा दैट इज अल्फा बाय n। बोलो आया नहीं आया, तो अब कर लो अप्लाई कर लो, कैसे लिखेंगे बोलो, आई बराबर टोटल पार्टिकल्स आफ्टर ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बिफोर, आफ्टर का क्या लिखोगे बोलो
1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय आ जाएगा। और बिफोर कितना हो जाएगा 1, दैट कम्स टू बी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। क्वाइट इजी एंड सिंपल। बोलो आया नहीं आया। अब एसोसिएशन का कोई एग्जांपल होता है भैया? हाँ होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे ये आपका मान के चलो CH3COOH और CH3COOH, ये दो मॉलिक्यूल्स मिलके ऐसे करके बना लेते हैं CH3COOH होल 2। कितना बना लिए? होल 2। इसको हम लोग बच्चे कहेंगे ये डाइमराइज कर गया। क्या कर गया चलिए बताओ? डाइमराइज कर गया। डाइमराइज का मतलब दो लोग आपस में आके मिल गए। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर मास, अब देखो मिलते हैं कैसे, थोड़ा सा टेक्निकलिटी पे चलते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स, सॉरी थोड़ा इसका लगाते हैं कि बेसिक बॉन्डिंग का केस क्या है। और CH3COOH का स्ट्रक्चर बनाओ। CH3 है, C लगा दो, O लगा दो और क्या लगा दो? H लगा दो, ठीक है। और दूसरे केसेस में CH3COOH लगा दिया। और दूसरे केस में ऐसा मानो, कैसा करके ले लेते हैं, इधर CH3 है, यहाँ पे ले लो C, यहाँ पे लगा दो O और यहाँ पे लगा दो OH। लग गया क्या? अब बताओ यार खुद ही, ये H दो O के बीच में फंस गया, तो इनके बीच में कौन सी बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड जल्दी बताओ? इनको बच्चे को नहीं आता सुन लो। जब हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में होता है, अगर हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में, दो फ्लोरीन के बीच में या दो नाइट्रोजन के बीच में फंस जाए, याद रखना वो बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? बॉन्ड। और वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है? इस कारण से ये दो अलग अलग दिख रहे थे बट ये मिलके एक हो गए। अब जैसे ये मिलके एक हो गए, जैसे ही मिलके एक हो गए तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? दैट इज डाइमराइजेशन हो जाएगा। डाइमराइज करके ये बना लेगा बॉन्डिंग। अब जैसे ये बॉन्ड बना लेगा तो सुनना, अब एबनॉर्मल और एबनॉर्मल का क्या मतलब हुआ? क्या लिखा है बोलो यहाँ से? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एबनॉर्मल। अच्छा एक मिनट, इसके बीच में भी बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर जाएगी। कैसे? देखो ये हाइड्रोजन था ना यहाँ पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ भी बॉन्ड आ जाएगा। आ जाएगा। इसको डाइमराइज करके। अब सुनो, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे बच्चे तो इसका हम लोग लिखते हैं 60U। कितना लिखते हैं? इसका भी कितना लिखोगे? 60U। अब इसका लिखोगे, दो लोग मिल गए ना, तो 60 और 60 मिल गए कितने हो जाएंगे? 120। तो सुनना, जब कभी आप अलग से अगर CH3COOH का मास निकालने जाओगे तो आपके पास आंसर आएगा 60। बट अगर आप इसको सॉल्यूशन में डालोगे तो आंसर कितना देगा? 120। मतलब ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल है ये? नॉर्मल है? नॉर्मल केस है। इन दोनों में नॉर्मल कौन है? ये प्रोडक्ट्स है, रिएक्टेंट साइड नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। भाई CH3COOH का मास क्या होता है? नॉर्मल पूछ रहा हूँ। मास निकालना आता है ना? कितना होगा बोलो खुद ही? 60 होता है, मैं ही बता रहा हूँ। तो 120 दिखा रहा है ना, तो इसमें से नॉर्मल कौन नजर आ रहा है? 60 या 120? हाँ, रिएक्टेंट साइड भाई 60 एक्चुअल होता है, वो तो एबनॉर्मल निकल गया ना। तो इसीलिए लिखा है, कौन सा बोलो? नॉर्मल बाय एबनॉर्मल। नॉर्मल कितना होगा बोलो सब कोई? 60। एबनॉर्मल कितना है? तो कितना आया? लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? एसोसिएशन का केस था ना, इसलिए लेस देन 1 है। इसलिए ये फॉर्मूला भी इनवैलिड है इसके लिए। आया समझ में? और बताओ कितने पार्टिकल्स मिल गए बोलो? दो पार्टिकल्स मिल गए। तो आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, बिफोर दो थे अलग अलग, तो बिफोर दो थे और आफ्टर मिलके एक ही हो गए ना, तब भी कितना आंसर आ रहा है भाई? यार ये दो अलग अलग थे ना, ये डाइमराइज करके एक ही हो गए ना। वही जो बोला था साबूदाना मिलके 50 हो गया था, तो ये मिलके दो मिलके एक हो गए, तो ये 1 और ये क्या हो गया 2, 1/2। और इससे भी कितना आ रहा है बोलो? 1/2। दैट इज द केस ऑफ, क्या जल्दी बताइए? एसोसिएशन। दिस इज द फॉर्मूला। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया सभी को? यू कैन अप्लाई द मॉलिक्यूलर मास कंसेप्ट, यू कैन अप्लाई इट आफ्टर बाय बिफोर। यहाँ पे दो मिलके एक हो गए, यहाँ दो अलग अलग थे, तो 1 बाय कितना आ गया? 2 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे को डिसोसिएशन और एसोसिएशन का केस समझ में आया। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। चलो कर लो कॉपी।
पहली कॉपी। राइट डाउन अ क्वेश्चन फटाक चलो लिखिएगा। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट of a solution, the elevation in boiling point of a solution of 9.43 grams of a solution of 9.43 gram of a solution of 9.43 gram of magnesium chloride of magnesium chloride of magnesium chloride in 1 kg water, in 1 kg water of magnesium chloride in 1 kg water, in 1 kg water will be केबी का वैल्यू 0.52 दिया हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड का मास दिया हुआ है 94.3 ग्राम्स या 94 ग्राम मान लो। फिर से बोल देते हैं 9.43 ग्राम ऑफ MgCl2, सॉरी एक मिनट, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो, हाँ हाँ थोड़ा टाइम तो है।
चल गए फिर। हाँ, मेरे को क्वेश्चन करवा दे। The elevation in boiling point of a solution of 9.43 ग्राम of MgCl2 लिखा सबने in 1 kg water। अब देखो मैग्नीशियम क्लोराइड दे रखा है, लोग क्या है सारे बच्चे, कितना मास दिया है बोलो? 9.43 ग्राम। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, मोलिलिटी होता है। बट आपको जब कोई सॉल्ट मेंशन कर दे ना, तो याद रखना कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न है सवाल में। इसको आई से मल्टीप्लाई करो, क्या चीज से मल्टीप्लाई करो? आई से। अब आई का वैल्यू कितना होगा इसमें बोलो थोड़ा सा, आई का वैल्यू कितना होगा इस केस में बोलो, बोलिए भाई। सिंपल है, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना भाई, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का देखो सब कोई, ब्रेक करो, Mg+2 + 2Cl माइनस, बोलो हाँ या ना? Mg+2, एक और दो कितने हो जाएंगे? 3। तो आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन 3, और पहले कितना था? 1। 3 बाय कितना हो जाएगा? 1। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के लिए जितना लाइन में ब्रेक हुआ वही आंसर होता है। सुन लो एक मिनट, इस केस में कितने में ब्रेक हुआ? 2। इसका आंसर आई का वैल्यू भी 2 ही आएगा, यहाँ I3 आएगा, यहाँ I4 आएगा, यहाँ I5 आएगा, डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है ये सारे। ठीक है, तो इनका जितना आप देख रहे हो वही आंसर हो जाएगा। क्यों सोचो ना, एक होल डिसोसिएशन हर जगह 1 1 1 नहीं है क्या? उसके बाद कितने हो गए? 2, 2/1, 1 1 1, 3/1, तो 3/1 3। आ गया सबको? तो डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों? निकालना है क्या? निकालना ही है ना? हाँ, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी। केबी कितना दिया हुआ है? 0.5। मोलिलिटी गिवन मास बाय, कितना मास दे रखा है? 9.43 बाय मास, इसका कितना है? 94 ना, 94.3 कर लो इसको, थोड़ा 94.3 कर लो, कैंसलेशन में इजी हो। बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया? 1 kg वाटर, 1 kg ऑलरेडी गिवन है। और आयोटा का वैल्यू कितना है? 3। समझ में आ गया ना? कैलकुलेट 0 पॉइंट क्या चीज 52, 9.43 बाय 94.3, यहाँ पे 100, यहाँ पे 10, नीचे एक को हटा ही दो, इनटू क्या करोगे? 3। 943 से 943 कैंसिल आउट, यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 0.52 इंटू 0.3, तो 52 दिया, 52 से 153, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 153। बोला आया नहीं आया? 56 हो जाएगा, 156, हाँ आया समझ में? 0.156, टेम्परेचर तो केल्विन में आंसर आएगा। बोला आया नहीं आया? बस एक्स्ट्रा चीज आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे हो रहा है? आई से। समझ में आया सबको? क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। लिखिएगा, द वेंटॉफ फैक्टर, the Van't factor of 0.005, the Van't factor of 0.005, the Van't factor for 0.005, the Van't factor for 0.005, 0.005, 0.005, aqueous solution of KCl, aqueous solution of KCl, solution of KCl, aqueous solution of KCl, solution of KCl is 1.95, is 1.95, is 1.95. The Van't factor for 0.005 m aqueous solution of KCl is 1.95. Find the degree of dissociation. Find the degree of dissociation. Quite easy and simple सवाल. Find the degree of dissociation. Degree of dissociation. बताओ बच्चा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। KCl डिसोसिएट ही ना, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है KCl। अच्छा, थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए। KCl is considered to be the strong salt। तो ये ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा बोलो? KCl क्या होगा बोलो? K+ और Cl-। कितने में टूट गया? 2 में। पेन का वैल्यू 2, तो आई का वैल्यू भी 2। सिंपल। अब बताओ क्या पूछा है आपसे? अल्फा। अभी सिखाया ना आपको, क्या बोला था बोलो? डिसोसिएशन आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, डिसोसिएशन का। बोलो हाँ या ना? तो बताओ आई का वैल्यू गिवन है क्या? हाँ, 1.95। यही ना दे रखा है वेंट ऑफ फैक्टर।
1 माइनस अल्फा पूछा है आपसे, अल्फा ही निकालने का है। एन कितना है बोलो, 2 इंटू अल्फा। सॉल्व कर लो। 1.95 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस अल्फा 0.95। ये कितना आ जाएगा अल्फा, तो अल्फा बराबर 0.9। बुलाया नहीं आया, माइनस अल्फा माइनस अल्फा एक ही चीज हुआ ना ये। बोला यार हाँ या ना, तो कितना आ गया अल्फा, और परसेंटेज में पूछता तो कितने से मल्टीप्लाई कर देते, 100 से, तो 95% हो जाता। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? इज द क्वेश्चन इज वेरी इजी। बोला हाँ या ना? once you know the stuff you will going to crack it। question, next question, next question। लिखिए द अमाउंट ऑफ CaCl2, द अमाउंट ऑफ CaCl2, द अमाउंट ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, द अमाउंट ऑफ CaCl2 आयोटा का वैल्यू दीजिए 2.47 ब्रैकेट में, I is equals to 2.47 ऐसे ब्रैकेट में लिखिएगा। is dissolved in 2 liter of water, is dissolved in 2 liter of water, 2 liter of water, 2 लीटर पानी में डिसॉल्व है, 2 लीटर of water so that the osmotic pressure is, so that the osmotic pressure is 0.5 atm, so that the osmotic pressure is 0.5 atm, so that the osmotic pressure is 0.5 atm, at 27 degrees Celsius, at 27 degrees Celsius, at 27 degrees Celsius. Find the amount of CaCl2. 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 आपसे CaCl2 का अमाउंट पूछा है, चलिए यहाँ करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्या दिया बोलो, आई का वैल्यू कितना दिया बोलो, और क्या दिया हुआ, आयोटा, आयोटा सर आयोटा दिया हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है, 0 पॉइंट क्या दे रखा है 5 atm, और भी कुछ दिया हुआ है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, ऑलवेज कन्वर्ट इन इनटू एसआई यूनिट, तो 273 प्लस 27 कितना केल्विन हो जाएगा 300, पता है ना कन्वर्जन कैसे करते हैं 273 से ऐड करके। अब बोलो पाई का फॉर्मूला क्या लिखा है बोलो हम लोगों ने, C इंटू आर इंटू टी, C इंटू आर इंटू टी। बट बैंड ऑफ फैक्टर का केस है तो आई से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई से। आर क्या है मेरे लिए बोलो, आर इज कौन सा कांस्टेंट। अब देखो जब केल्विन में तुम रखोगे ना, किस में रखोगे केल्विन में टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में रखते हैं तो 8.314 का इस्तेमाल करेंगे आर के लिए, और अगर आप केल्विन में रखेंगे तो 0.0821 का करना, ये यूनिट का गेम है और कुछ नहीं। आर का वैल्यू कितना रखेंगे आप बोलिए, 0.0821, किसके लिए, जब आप केल्विन का बात करोगे, और अगर आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो 8.314, याद रखोगे ये डेटा। चलो आप बोलो, ये डेटा याद रखना, नहीं तो आर का वैल्यू होता है 8.314, ठीक है। और केल्विन के टर्म में क्या लिखोगे बोलो, 0.821। तो बताइए पाई का वैल्यू कितना दे रखा है बोलो, 5, ठीक है। आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.47, को 47 को राउंड ऑफ करें क्या, 4 के बाद 7 है, 7 5 से बड़ा होता है, राउंड करके 5 कर दें, पॉइंट क्या हो जाएगा 5, राउंड ऑफ किया। C is the concentration, concentration is the molarity, and molarity is the number of moles of solute by volume of solution in liter। वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, कितना दिया हुआ है, कितना 2 लीटर, अच्छा गिवन है वो 2 लीटर, बोलो यार हाँ या ना। आर का वैल्यू कितना 0.0821 को 0.08 भी कर सकते हैं, डोंट बॉदर अबाउट दैट, ठीक है। टी का वैल्यू कितना 300, अब तो आयन ही निकालना है ना आपको, निकालो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2.5, 0.08 इंटू 300 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n। अब डेसिमल उड़ाओ 100 लगाओ, 100 से 100 काटो, और कुछ कटेगा डेसिमल से डेसिमल गया, कितने बार में 5 बार में, और कुछ कैंसिल हो रहा है हाँ, 2 से कितने बार में 4, और कुछ बचा नहीं, 5 के 20 दिया 60, 1/60 इज इक्वल टू n। बोला यार सर नो, और क्या पूछ लेता, क्या पूछ लेता,
तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कैल्शियम क्लोराइड का निकालेंगे, कैल्शियम का 40 होता है और कितना है बोलो 35.5। 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 71। 71 एडेड बाय 40 इज 111। तो 111 से मल्टीप्लाई कर देते 111 बटा 7। बुलाया नहीं आया। वहां से अगर इनकेस पूछता नंबर ऑफ मोल्स पूछा तो ये समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है सवाल? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? बोला ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे आप लोगों से फॉर श्योर बोलो। चलो बहुत आसान सा दे रहा हूँ, इजी है। ट्राई फ्रॉम 91 टू 100। 91 टू 100 बहुत इजी वाला सेक्शन दे रहा हूँ सॉल्यूशंस। 91 टू 100 बहुत आसान है, इसमें 3-4 महीने कराई दिए। सॉल्यूशन के साथ भेजेंगे। 91 टू 100 ट्राई करेंगे। इसका फोटो क्लिक करके डालो ग्रुप में। चलिए डाउट लाइए ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक में कहाँ तक करवाया था? कहाँ तक दिए थे? 30। 30 तक दिया था। चलो बताओ डाउट। 27। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर, सॉरी, which of the following not a characteristics of alcohol? They are lighter than water. The boiling point rises fairly uniformly with the rising in molecular weight. Lower members are insoluble in water, organic solvent, but the solubility regularly increases the molecular mass. Not a characteristics of alcohol. कौन सा पूछा है भाई? 27 पूछा, सॉरी। 2,4-dinitrophenol is soluble in the aqueous solution of the sodium carbonate because 2,4-dinitrophenol is soluble in the solution. ठीक है। The presence of 2NO2 strong rings makes 2,4. देखो पहले 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल बना ले। हटा दे क्या इसको? प्लीज और पेशेंस के साथ टास्क करते रहोगे। सुनो, जितना अब आपका थोड़ा सा शेड्यूल बदलेंगे। जो आपको टास्क देंगे उसी से क्वेश्चन पेपर उसी इर्द गिर्द में सेट होगा। जैसे ये पता चलेगा आप होमवर्क कितने लेवल पे कर रहे हैं। और तब भी आप नहीं कर रहे हैं, यू आर सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जरूरी नहीं है कि सब कर ही लें। चलो देखो, फिनॉल बनाइए OH, और ये NO2 है, ये NO2 है। चलिए याद दिलाते हैं। ये माइनस एम इफेक्ट पैदा करता है, निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करेगा इसके तरफ, रिंग के तरफ। बताओ ऑक्सीजन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, ये प्लस लेगा। प्लस आया, इसको देखते के साथ बताओ रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला निगेटिव सेक्शन यहाँ पर, इसका लोन पेयर इधर माइग्रेट करके अंदर। बोलो यार यस और नो।
सिमिलरली ये भी NO2 वो काम करेगा क्या? इसने ऑक्सीजन ट्रैप किया, ये प्लस और ये क्या चीज माइनस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर से वही माइग्रेट करके रेजोनेंस करेगा। तो बच्चे ये शो करता है माइनस एम इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट शो करता है? निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। और निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या निगेटिव आर इफेक्ट का एक रूल होता है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को वो बढ़ा देता है सिस्टम के अंदर से। तो अपने इलेक्ट्रॉन को वो कहीं से फुलफिल करने के लिए इर्द गिर्द बेंजीन किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो किससे किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑब्वियस बात है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ठहरा है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। तो उसने इलेक्ट्रॉन कैसे, उससे इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो बर्दाश्त करेगा? वो भी आसपास देखेगा, हाइड्रोजन को बोलेगा निकल जाओ यहाँ से, H+ निकल। तो इसका एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। कौन सा नेचर बढ़ जाएगा? एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा बच्चे। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो H+ आयन फिर से रिलीज कर देते हैं और वो फिर से सॉल्युबल भी हो जाते हैं वाटर के अंदर। बोला हाँ या ना? अगर मैं तुमसे पूछूं कि आउट ऑफ द CH3COOH NaHCl which is the stronger acid? Answer is the HCl is the stronger acid. Why HCl is the stronger acid? Because it releases the chlorine, sorry, hydrogen ion very fastly. ये आराम से H+ आयन को रिलीज कर देगा, बट ये जल्दी रिलीज करने वाला, ये वीक कैटेगरी में आता, अभी पढ़ाया भी था। ठीक है, तो इस कारण से हम इसको खा लेते हैं, बट इसको खा पाते हैं क्या? नहीं। तो दैट इज द रीजन बेसिस इट इज CH3COOH, इट्स अ वीक एसिड। वीक एसिड H+ आयन को रिलीज नहीं करेगा। अब जो नहीं रिलीज करेगा तो देखो फर्क क्या पड़ेगा। एक कंटेनर ले लो, एक कंटेनर ले लो, पुराने थोड़े एक्सपेरिमेंट्स पे जाओ, यहाँ भी पानी भरो, यहाँ भी पानी भरो, HCl मिलाओ, वो नीचे जाके कुछ ना कुछ एक फिशिंग सा साउंड करेगा और जाके पानी में मिल जाएगा पूरे तरीके से। CH3COOH मिलाओ, थोड़ा सा फिशिंग साउंड होगा, कुछ देर बाद तेल तेल जैसा नजर आने लगेगा ऊपर, बिकॉज ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता। तो अब बताओ कि इसकी सॉल्युबिलिटी को अगर इंक्रीज करना है तो इसका एसिडिक नेचर बढ़ाना है। तो एसिडिक नेचर तब बढ़ेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इससे लगा रहेगा। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग EWG ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? जो -M या -R शो करे। तो NO2 आपका -M या -R शो करता है, जिस कारण से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट 29। ओके, 29 आपने पूछा है CH3COOH Br लगाना है। देखो बच्चे, ये थोड़ी सी पुराने रिएक्शंस है, कोई बात नहीं है, आपको याद आ जाएगा। चलो 29 नंबर देखिए, रिवीजन के पर्पज से आ जाएगा। और देखो यार, एक मिनट, एक मिनट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिवीजन के टाइम में ना थोड़ा कंसस रही है, घर भागा नहीं जा रहा, मेरे को भी 100 काम होता है, बट करा रहा हूँ ना। अगर आधा घंटा 15 मिनट एक्स्ट्रा लग ही रहा है तो लगा दीजिए। रादर जो 10 घंटे बाद में रटेंगे जाके, अभी ये थोड़ा थोड़ा टाइम लगाइए, हड़बड़ाइए मत, हेजिटेट मत हो। जैसे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ते भी है ना, तो मैं आपको एक अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देता हूँ। जैसे जिस टाइम आप पढ़ रहे हो तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली देखना। जैसे मान के चलो तुम कोई ऑनलाइन वीडियो अटेंड कर रहे हो, जैसे मैंने अपना कुछ भी कंप्लीट करना होता है, तो अब यहाँ पे वैसे उतने सोर्सेज हैं नहीं जो मैं किसी से हेल्प लेने चल जाऊँ। तो कोई ऐसा घमंड वाली बात नहीं, मेरे स्टैंडर्ड और पैरामीटर्स पे आप बैठ ही नहीं पाएंगे, ना मुझे सिखा पाएंगे आप, क्योंकि मैं 2 क्रॉस क्वेश्चन करूंगा तो शायद आपके लिए परेशानी होगी। तो बेहतर क्या है कि ऑनलाइन में आपके पास 10 सोर्सेज हो जाते हैं, लोगों से आप पता कर लेते हो। तो मैं देखता हूँ, जब मैं करना चाहता हूँ तो मेरा एक काम होता है कि जैसे आप कोई एक चीज आप लेके बैठे और साइमल्टेनियसली नोट्स, आप फील किया है, वो 1 घंटे का चीज आपको 2 घंटे 2.5 घंटे ले जाता है। तो आप तो मैं कर रहा हूँ बहुत करना, मैं तरीका बताता हूँ। अगर इन केस अगर आप कोई चीज कर रहे हो, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, किसी भी कर रहे हो, आप उस समय मत नोट, मेरा बात मानो, रादर उसकी टाइमिंग को देखो, वीडियो की स्पीड को। और क्योंकि अगर जब कोई सुनने की आदत आपकी 1.25 1.5 तक सुना जा सकता है, अगर डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है तो ठीक है, सुन लिया। वंस यू फिनिश इट, अब उसके बाद जाके बहुत रेलिवेंटली फोकस होकर नोट्स उसी समय बना लो। तो जो 2.5 घंटा लग रहा है खत्म किया 1.5 में, और बचे हुए 1.5 में आप नोट्स बना लिए, आपका दोनों काम हो गया। नोट्स बनाने वक्त रिवीजन हो गया और सुनने वक्त सुन भी लिए, तो 2 चीज एक बार में हुआ। रादर आप जब ना, मैंने भी किया है, मैं बता रहा हूँ, जो मैंने किया वो बात बताता हूँ। मैंने भी देखा फैकल्टीज बता रहे हैं, ये जो कुछ बोल के निकल गया, इनसर्कल कर दिया किसी चीज को, अब साला समझ में नहीं, उसे नोट करने में लग गए। कभी कहना कि उसको ज्यादा और डेप्थ में जानना है, बस गूगल कर दिया, अब गूगल करके
वीडियो पढ़ने लगे। तो पता चल रहा है टाइम है ना मेरा, और पता चला 2 घंटे का लेक्चर था, 1 घंटे में कंप्लीट नहीं हुआ और देख रहे हैं टाइम मेरा 2.5 घंटे बीत रहा है। समय तो बहुत अच्छा, बट समय तो गया ना। तो करना क्या आपको समय बचाने के लिए? रादर पहले फिनिश करो, फिर करो। गारंटी बोल रहा हूँ आप ज़्यादा करोगे तेज़ी। सीखने का एक तरीका बता रहा हूँ। दूसरी बात है, मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, बहुत छोटी-छोटी हैबिट्स हैं। जैसे मैं आपको मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस का काम कर रहा है, बार-बार स्विच कर रहे हैं मोबाइल में, फट से अलार्म लगाइए। कि अगले 2 घंटे का अलार्म लगा दो और 2 घंटे के बीच में टच भी नहीं करेंगे फ़ोन, चाहे कुछ हो जाए। तो खुद का सेल्फ गिल्ट ना इंसान को मजबूर कर देता है ये काम नहीं छूने के लिए। अब फिर भी अगर आप कर रहे हैं, तो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और बोले ना एक सेल्फ एथिक्स होता है कुछ इंसान का, वो आपके रियल लाइफ में है ही नहीं। तो आप जब खुद का ही चीज़ नहीं ब्रेक कर पा रहे हो, तो क्या आप दूसरे को सँभाल पाओगे? सीधी बात है ना? जब आपको खुद का ही डिसिप्लिन खुद ही बोले तुम जाके, कि ये चीज़ नहीं खाएँगे और फिर भी जाके खा रहे हो, तो आपको मोरल वैल्यूज़ है ही नहीं तो कर क्या सकते हैं? दैट इज़ द बेसिक थिंग। जिसका मोरल ग्राउंड होगा तो पक्का नहीं करेगा। ठान लिए तो ठान लिए भाई। तो ये बात ध्यान रखिए, दिस इज़ द वे टू। ये 29 में 29 नंबर बच्चा देखो, ये आ रहा है चैप्टर नंबर 1 से निकल के। चलो बताते हैं क्या। क्या था क्वेश्चन? CS3 CS2 CS2 और क्या है बोलो? OH, ठीक है। क्या बनाना है? कुछ X लगा के CS3 CS2 और क्या चीज़? Br। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, हेलो अल्केन्स प्रिपरेशन मेथड। बोलो हाँ या ना? इसमें आप किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल कर लीजिए। मुझे ब्रोमीन लगाना है, तो बेटा लगा लो HBr, दैट्स इट। बोलो हाँ या नहीं? तो H प्लस और ये क्या हो जाएगा बोलो? Br माइनस। इसके पास जाके वाटर के फॉर्म में निकाल देगा इसको, और Br माइनस से सेल लिंक हो जाएगा। याद कीजिए कार्बोकैटायन बनता था, रीअरेंजमेंट होता था, अल्कोहल से बनाने का तरीका C प्लस की स्टेबिलिटी के बेसिस पे आता है। उसके बाद क्या किया था बोलो? आगे क्या कर रहा है आपको? आगे क्या कर रहा है? इसका चेन का दोगुना साइज कर दिया। चेन को प्रोपेगेट कर दिया। देखो एक होता है चेन इनिशिएशन, एक होता है चेन प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब आप किसी भी नॉर्मल साइज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब कभी आप नॉर्मल साइज को इंक्रीज करें तो उसका एक तरीका है, और दैट तरीका इस सोडियम के साथ ईथर लगा दो और ऐसा ही एक ग्रुप के साथ इसको ट्रीट करा दो। याद आ रहा है कुछ? इस रिएक्शन का कुछ नाम था, बोलो नाम। इस रिएक्शन का कुछ नाम था, बोलो। बोलिए, बोलिए। याद है आप लोगों को? फॉर श्योर। याद दिला देते हैं, देखो यार, मैं बताता हूँ, यहाँ है ना, इसके साइज को दोगुना है। कितने कार्बन है इसमें बोलो? 3। कैसे रिएक्शन था मैं याद दिलाता हूँ। CH3 CS2 CS2 Br सोडियम Br CS2 CS2 CS3। बोलो यार यस और नो। Br और Na इसका 2 मॉलिक्यूल लेना था, तो क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ NaBr। और ये दोनों मिल के बन जाएंगे क्या चीज बताओ? CS3 CS2 के 4 मॉलिक्यूल बीच में और CH3। ये बन जाएगा आपका प्रोपेन से, ये बन जाएगा हेक्सेन, दोगुना चेन हो गया। एंड दिस रिएक्शन वो 3 तरह के रिएक्शन था। वुज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, बोलो याद आया? और कौन सा रिएक्शन था? वुड्स फिटिक। बोलो यार यस और नो। ये वाला जो कैटेगरी है वो वुड्स का है। फिटिक आता है बेंजीन में, और वुड्स फिटिक में एक आपको हेलो अल्केन एक हेलोइरिन लेना पड़ेगा। ये वुज रिएक्शन है। आया समझ में? बोला ना ये पुराना रिएक्शन आ रहा है चैप्टर नंबर 1 से। नेक्स्ट 30 अप टू 30 कोई डाउट? अप टू 30, अप टू 30 कोई डाउट? फिर से पूछ रहा हूँ रेकर करके। होमवर्क 31 टू 45। और उधर क्या दिया है बोलो? 90 टू 100 ना? 90 टू 100, 31 टू 45 बोलो। कैसे? रिमर टीमन रिएक्शंस क्या? रिमर एंड टीमन रिएक्शन इज वन रिएक्शन। CaCl3 वाला रिमर टीमन के अंदर क्या बनता है फाइनल प्रोडक्ट? सैलिसिलिक एसिड या सैलिसाइल एल्डिहाइड? सैलिसिलिक एसिड बनता है। वो समझ में नहीं आता तेरे? लाया है नोट्स? तो वो डिटेल से पढ़ा है। तो डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। रिमर टीमन रिएक्शन याद है आप लोगों को? हाँ। और सुनो, फिर से बोल रहा हूँ, होमवर्क मेरे लिए मत कीजिए, अपने लिए कीजिए, पहली बात तो। दूसरा, आप अगर पढ़ रहे हैं तो ये आपका कम मोरल ग्राउंड है कि हम मत कहिए कि शॉर्ट नोट्स नहीं है मेरे पास। नहीं है तो आप गड्ढे में ठेलते चलिए डे बाय डे, मैं क्या कर सकता हूँ? अब अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं क्या बोलूँ, ज्यादा मत इतना ही पढ़ रहे हैं, इतना क्या चाहिए ना अभी। कौन से दिन आप बनाएंगे? टाइम आएगा, कोई क्या सितंबर हो रहा है यार, वक्त बीतते टाइम नहीं लगेगा आपको। अभी से सब कुछ सुनो, इस रिवीजन में आपके पूरे नोट्स और पूरे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। एनसीईआरटी और पूरा बना होना चाहिए।
नहीं है फिर से बोलो तुम मान लो। मुझे काम है पोस्ट करना है, अभी करूंगा तो क्लियर है ना देखो। और सुन लो, जितना आपका हो जाएगा 17 तारीख को पेपर है, आज कितना है 12, 17 को पेपर है, 17 को पेपर है, उतना ही पूछा जाएगा जितना आपके होमवर्क रीडिंग दी जा रही है। ठीक है, मैं आपको टॉपिक दे देता हूँ, हम चैप्टर वाइज ले रहे थे, हम टॉपिक वाइज लेंगे। जितना क्वेश्चन हुआ ना इसका, जहां तक हो जाए, जिस एक्सटेंट तक वो रहेगा ऑर्गेनिक से, अब वो हो सकता है एनसीईआरटी भी स्विच कर ले। अगर मैं इसमें करा रहा हूँ, मान के चलो ऐसे बता देता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे तुम्हारा अ, एक रिएक्शन आगे चल के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक ना। तो एचबीओ का मैं सेट कर दूंगा एनसीईआरटी से भी, इससे भी कर दूंगा एचबीओ के, एचबीओ टच कर लिया आपने, करूंगा। ठीक है, तो जहां तक ये टच हो जाएगा उसमें जो जो टॉपिक कवर हो जाएगा, क्वेश्चन तक में जो टॉपिक कवर हो जाएगा उसमें से कुछ भी आ सकता है। तो हमने कॉपी नोट सब देख लेना, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको अभी के चैप्टर के अंदर, मैंने बैक चैप्टर से कुछ दिया था क्या, फ्रंट से अभी, फ्रंट से कुछ चैप्टर दिया है आपको? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिया है पूरा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं आपको कन्फाइन कर देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी आपका नर्स्ट इक्वेशन रहेगा, ध्यान रखिएगा, टॉपिक बता रहा हूँ। नर्स्ट इक्वेशन रहेगा, और दूसरा आपका रहेगा वो फराडेज लॉ। तो ओनली नर्स्ट फराडेज लॉ इज इंपॉर्टेंट, मैं टॉपिक वाइज कर देता हूँ, बट याद रखना एकदम पूरा तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। नर्स्ट इक्वेशन एंड फराडेज लॉ लिख लो सब कोई। नर्स्ट इक्वेशन एंड फराडेज लॉ, नर्स्ट इक्वेशन एंड फराडेज लॉ, नॉन इक्वेशन एंड फराडेज लॉ। और इतना याद रखिएगा कि क्वेश्चन दैट इज डिस्कस्ड, जहां तक हो जाए, ठीक है। 45 तक किया, टॉपिक कौन कौन सा आ रहा है, बीच में अगर शायद चक्कर भी आ जाए तो आपको करना पड़ेगा फिर, ये आपके लिए एक चैलेंज है। और मैं कई बार बोल रहा हूँ, बुक अच्छे ले लो, बुक में शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत बड़ा हिंट मिलेगा, ठीक ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलो, और सुन लीजिए भैया, मैंने आपको पेमेंट को लेके बोला था, प्लीज 2 डेज के अंदर ये क्लियर करवाइए आप, ठीक ना, घर के अंदर बोल के 2 डेज के अंदर अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट क्लियर करवाइए, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।